हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग स्तरीकरण के आधार के रूप में जातीयता अर्थात जातीयता को इंग्लिश में एथनिसिटी कहते हैं, या अलग अलग जो एथनिक ग्रुप होते हैं उनको हम जातीयता के रूप में देखते हैं। तो आज हम लोग, आप सभी को पता है कि इग्नू सीरीज़ को लगभग बहुत कई महीनों बाद हम लोग इसको फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं। और लेकिन ये वीकली 1 या 2 लेक्चर पक्का हम लोग इग्नू सीरीज़ से करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो इग्नू सीरीज होती है इसमें हम लोग जो भी सोशियोलॉजी के कंटेंट ये समझते हैं या उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होता है। तो अभी जैसे कि आप लोग आज का टॉपिक देख रहे हैं स्तरीकरण के आधार के रूप में जातीयता, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोग समझेंगे। तो आज हाफ पोर्शन हम लोग कवर करेंगे और सेम टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में हाफ पोर्शन जो रिमेनिंग है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक कुछ इमेज दिख रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक इमेज ये है, एक ये है, ये की इमेज ये है। इसको देख के आप लोगों के मन में कुछ ख्याल आ रहा होगा कि आखिर में ये जो हैं वो लोग आखिर में कौन हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इनके जो वेशभूषा है वो एक जैसी है, यहाँ तक कि इनकी बोली भी एक होगी, इनके रहन सहन जो है वो एक होंगे। ऐसे ही आप लोगों को जो दूसरे अन्य इमेजेस हैं उनमें भी सेम फीलिंग आ रही होगी। जातीयता अर्थात एथनिसिटी जो है वो क्या होती है, आज हम लोग उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इमेज मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया कि आप लोगों के मन में एक धारणा बैठ जाए कि हाँ, जो एथनिक ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पे हम लोग जातीयता के इतिहास, परिभाषा और उसके घटक के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जातीय अर्थात एथनिक शब्द एक लंबा इतिहास है। तो अगर हम बात करें कि जब से मानव का एक ये कहें कि जीवन अस्तित्व में आया है और वो लोग जब ग्रुप बना के रहने लगे, तब से ही अगर हम देखें तो एक जातीय शब्द एक तरीके से अस्तित्व में आ ही चुका था। भले हम इसको बाद में समझ रहे हैं, लेकिन आखिर में एक प्रैक्टिकली हम सोचें, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि दूसरे से अपने पहनावे के मामले में, रहन सहन के मामले में, भाषा के मामले में, बोली के मामले में, धर्म के मामले में अलग होता है। तो अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनको एथनिक ग्रुप कहा जाता है या जातीय समूह कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द एथनोस से हुई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर बात आ जाए कि एथनिसिटी की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, जैसे सोशियोलॉजी का जो है वो लैटिन और ग्रीक से हुआ है, वैसे ही एथनिसिटी का इथनोस शब्द से हुआ है और जो कि ग्रीक का है। जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ राष्ट्र होता है, अर्थात एक नेशन। तो एक नेशन की अपनी खुद की एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, लेकिन इसे एक राजनीतिक इकाई मानने के बजाय एक रक्त या वंश वाले व्यक्तियों की इकाई माना जाता है। तो हम सिर्फ एथनिसिटी की बात या आए या एथनिक ग्रुप की बात आएगी तो हम उसे सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं मानेंगे। अगर जब हम इथनोस की बात कर रहे हैं और ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ ही होता है नेशन, तो ये हमारी एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करता है। लेकिन हम इसको सिर्फ राजनीतिक इकाई की तरह नहीं मानते हैं, बल्कि जो रक्त से संबंधित जो नातेदारी समूह होती है या वंश से संबंधित जो ग्रुप बनता है उसको भी हम एथनिक ग्रुप के रूप में मानते हैं। अंग्रेजी में लंबे समय तक इस शब्द को उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता रहा जो न तो ईसाई हैं और न ही यहूदी यानी मूर्ति पूजक। तो जो ईसाई नहीं थे
और ना ही यहूदी थे, उनको एथनिक ग्रुप के रूप में माना जाता था। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि जो लोग ईसाई नहीं थे, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो मैक्सिमम जो आप लोग कैथोलिक रिलीजन की बात करते हैं, समझते हैं उसको, तो ये एक ईसाई धर्म का वर्चस्व देखने को मिला। तो जो ईसाई रिलीजन से जुड़े हुए लोग थे वो उनको एथनिक ग्रुप मानते थे जो कि ईसाई नहीं थे। लेकिन 20वीं सदी से इसका अर्थ बदल गया और वे बनाम हम की भावना खत्म हो गई। तो जो ये दिखाई दे रहा था कि ये गैर ईसाई लोग हैं और ये ईसाई लोग हैं, और इस तरीके से जो गैर ईसाई या यहूदी लोग थे उनको वो लोग एथनिक के रूप में मानते थे, एथनिक ग्रुप मानते थे उनको, वो जो भावना है वो 20वीं सदी से अगर हम देखें तो समाप्त होने लगा। धीरे धीरे ये भावना ही खत्म हो गई। और यहाँ तक कि अब अगर आज के हम समय में देखें, समकालीन समय में, तो एथनिक ग्रुप का जो अर्थ निकलता है वो हम अपने भी ग्रुप के लिए निकालते हैं। हमारी अगर अपना एक ग्रुप है और उसकी सेम भाषा है या वेशभूषा है, रहन शैली है, संस्कृति एक जैसी है, तो उसको हम एक अलग एथनिक ग्रुप मानते हैं। तो वे बनाम हम की भावना खत्म हो गई और जो हम की भावना है उसमें भी हम अपने आप को एक एथनिक ग्रुप के रूप में देखने लगे। जातीय लोगों के फ्रेंच पर्याय यानी फ्रेंच में अगर देखा जाए तो एथनिक का प्रयोग करते हुए एथनिक का प्रयोग किया गया है। और ये वुमेन ने, यानी टीके वुमेन की बात हो रही है, ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनकी विशेषता जो है वो एक साझा इतिहास है, साझी परंपरा, भाषा और जीवन शैली होती है। तो टीके वुमेन के द्वारा ये जातीय जो ग्रुप होता है उसकी परिभाषा दी गई है कि ऐसे लोग वे होते हैं जिनकी विशेषता एक साझा इतिहास होता है। ये डेफिनेशन है, इसलिए आप लोग डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, कोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, कथन के फॉर्म में। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये टीके वुमेन के द्वारा ये कहा गया है, साझी परंपरा, भाषा और जीवन शैली होती है। मगर इस परिभाषा के साथ उन्होंने घर या जड़ से उखड़ने की भावना को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो वुमेन है उन्होंने ये जो थॉट है उसको भी जोड़ दिया, ये फीलिंग को भी जोड़ दिया कि ऐसे लोगों को भी हमें इथनिक ग्रुप कहते हैं जिनके अगर कोई अपना घर है और उस घर से वो कहीं दूसरी जगह जाके, विभिन्न लोग जो दूसरी जगहों से जाके और वहाँ बस जाते हैं, वो अपना एक एथनिक ग्रुप बना लेते हैं। तो इन्होंने घर या जड़ से उखड़ने की भावना को भी इस परिभाषा में जोड़ दिया है। ओके, दूसरे शब्दों में उनके अनुसार जातीयता तब बनती है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तो डेफिनेशन आप लोगों को ये मिली वुमेन की, लेकिन जो नेक्स्ट परिभाषा है और दूसरे शब्दों के अनुसार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जातीयता तब बनती है जब सैनिक विजय, उपनिवेशीकरण या पलायन के कारण लोग अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से उखाड़ दिए जाते हैं और एकदम नए वातावरण में विभिन्न प्रकार के समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस तरह से विस्थापित लोग जब अपनी भूमि से दूर होते हुए भी अपनी देशीय जीवन शैली, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि भले वो अपने जो देश हैं या अपने वातावरण से वो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी भूमि के, अपने यहाँ की जो देशी जीवन शैली होती है उसको अपनाए रहते हैं, तो उन्हें जातीय लोग कहा जाता है। यानी जातीय लोग होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम जहाँ से आए हैं, जहाँ का बचपन से हमारा रहन सहन रहा, माहौल रहा, वो हमने चाहे जहाँ भी चले गए, दुनिया के किसी कोने में भी चले गए, लेकिन वो रहन सहन, वो जीवन शैली, वो वेशभूषा, वो भाषा हम अपने साथ आज भी लिए हुए हैं, उनको हम जातीय लोग कहते हैं। जातीयता की आरंभिक अवधारणा क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो जातीयता की 3 प्रचलित धारणाएं देखने को मिलती हैं: जैविक,
सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। यहाँ पे अगर आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि आखिर में इसको हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो जातीयता भी हमारे समाजशास्त्र के सिलेबस में आता है। दूसरी बात ये है कि जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी एमसीक्यू में ही पूछे जाएं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप के टॉपिक से बनते हैं। तो जातीयता में जो है वो 3 प्रचलित धारणाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहला जैविक है, सांस्कृतिक है और मनोवैज्ञानिक है। जैविक धारणा जो है वो एक सामूहिक आनुवांशिक उत्पत्ति यानी वंशक्रम पर आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पे बात जैविक की हो रही है। जातीयता की दूसरी अवधारणा जो है यानी कि सांस्कृतिक, एक नया चिंतन, एक नई सोच लेकर चली जिसने नस्ल को जातीयता से अलग कर दिया। तो अगर जब हम जैविक धारणा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम एक वंश क्रम के यानी एक वंश से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एक जातीयता या एथनिक ग्रुप का निर्माण करते हैं, ऐसा मानते थे। लेकिन जो सांस्कृतिक अवधारणा आई उसने जो नस्ल है इसको जातीयता से अलग कर दिया, जैसे कि मूल्य प्रथाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जीवन शैली, अंचल इत्यादि के अलावा भाषा और धर्म जातीयता के महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए हैं। तो हम जातीयता के लिए सिर्फ जन्म पे आधारित या वंश पे आधारित आनुवांशिक रूप से हम नहीं देखेंगे, बल्कि जिनकी साझी मूल्य प्रथाएं हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी एक ही है जिसकी, जीवन शैली जिसकी एक जैसी है, अंचल है यानी कि जहाँ पे हम एक जैसे एरिया में, जहाँ पे हम एक छत्र छाया में रहते हैं, भाषा और धर्म भी हमारा एक है, ऐसी जो विशेषताएं लिए हुए हैं वो हमारे कल्चरल में आ जाते हैं यानी सांस्कृतिक जातीयता की अवधारणा में आ जाते हैं। ओके, जातीयता की तीसरी अवधारणा जो है इसे एक सामूहिक साझी पहचान की चेतना के रूप में परिभाषित करती है। किसी समूह में जो मौजूद है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसमें जो देखा और माना जाता है उसे ही जातीयता के आधार के रूप में लिया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो तीसरी अवधारणा जो है वो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या है कि हम जैसे समाज को देख रहे हैं, जैसे हम उसको समझ रहे हैं, उसी को हम वास्तविक मान रहे हैं, तो वही हमारे लिए जातीयता का आधार है। तो यहाँ पे जो तीसरी धारणा है वो यही बताना चाह रहा है कि किसी समूह में जो मौजूद है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण क्या होता है, उसमें जो देखा और माना जाता है, यानी कि हम उस समाज में या उस समूह में हम क्या देख रहे हैं, क्या हम उसको देख के समझ रहे हैं और मान रहे हैं, वही उसी को जातीयता का आधार मान लिया जाता है। ओके, जातीय समूह के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो पॉल ब्रास के अनुसार, ये एक फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉल ब्रास के अनुसार जातीय समूहों को परिभाषित करने के 3 तरीके हैं। उन्होंने 3 तरीके बताए जातीय समूहों को परिभाषित करने के लिए। तो पहला तरीका इन्होंने बताया कि उसे उसकी वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ यानी कि हमें जो दिख रहा है उसको हमें बिल्कुल वैसे ही समझना है, हमें अपनी तरफ से इफ़ेक्टिव होके और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि उसे उसमें प्रचलित व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं के आधार पर भी समझा जा सकता है। तो पहला तो वस्तुनिष्ठ हो गया, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ, अर्थात ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम उसे समझ सकते हैं और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि व्यवहार के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। तो उस ग्रुप का बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवहार करने के तरीके क्या हैं, इसके आधार पे भी हम किसी एथनिक ग्रुप को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस तरह पहली परिभाषा का अर्थ यह निकलता है कि एक समूह में कुछ ऐसी विभेदी वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक विशेषताएं विद्यमान होते हैं जो उन्हें अन्य समूहों से अलग करती है।
तो कुछ ऐसी हर ग्रुप की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं कि जो कि दूसरे ग्रुप में नहीं मिलेगी। तो जैसे कि भाषा हो सकती है, धर्म हो सकता है, वेशभूषा इत्यादि, जिन्हें हम जातीय चिन्ह कहते हैं। तो इसके अनुसार हम वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग फ्रंट पेज पे जो इमेज देखे तो उसमें पहनावा उन लोगों का एक जैसा ही है। जो पहनावा एक जैसा है तो एक जैसी रहन सहन होगी, वेशभूषा, बोली, धर्म, ये सब एक जैसा ही होगा। तो इसके आधार पे हम परिभाषित कर सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से एक जातीय समूह और दूसरे जातीय समूह में विद्यमान भेदों को व्यक्त किया जाता है और उन्हें बनाए रखा जाता है। ओके सॉरी। इसके लिए एक जातीय समूह उदाहरण के लिए दूसरे जातीय समूह के साथ आर्थिक क्रियाकलापों के उद्देश्य से परस्पर प्रभावी व्यवहार करता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसके वस्तुनिष्ठ जातीय चिन्हक उसकी पृथक सामूहिक पहचान की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि एक भाषा की बात करते हैं हम, चाहे गुजराती की बात करें, पंजाबी की बात करें, बंगाली करें, तो अगर उस टाइप से अगर मान लेते हैं किसी भी शहर में अगर हम देखेंगे कि पंजाबी बोलने वाले लोग हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, या बंगाली बोलने वाले लोग अपना एक ग्रुप बना लेंगे, या गुजराती मराठी बोलने वाले वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरीके से भाषा के आधार पे भी एक ग्रुप का निर्माण हो जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरा पहलू जो है यानी कि व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं की उपस्थिति का अर्थ है समूह में जातीय स्वचेतना का मौजूद होना। तो एक तो भाषा के अनुसार हमने ग्रुप बना लिया तो ये वस्तुनिष्ठ हो गया, लेकिन अगर हमारे अंदर एक जातीय स्वचेतना है कि अरे हम लोग एक ही ग्रुप के आते हैं, जैसे कि गुजराती लोग हैं तो गुजराती सारे लोग एक ही ये है कि हाँ हम गुजराती हैं, ये स्वचेतना उनके अंदर मौजूद है। तो ये जो है व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं की उपस्थिति कही जाएगी, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये सारे लोग जितने ग्रुप में हैं, एवरी ग्रुप के मेंबर जो हैं वो सब के सब लोग स्वचेतना की स्थिति में है, यानी कि वो उन्हें पता है कि हम एक साथ जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हुए हैं। और इसका तीसरा आयाम जो है वो व्यवहार है, जो ठोस विशेष तरीकों की उपस्थिति के बारे में बताता है, जिसमें जातीय समूह अन्य समूहों के संबंध में या उनके साथ परस्पर प्रभावी क्रिया के रूप में व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है व्यवहार की। अतः जातीय समूह का अपना एक मानवीय व्यवहार या आचार संहिता होता है, जिसमें नातेदारी, विवाह, मित्रता, धार्मिक अनुष्ठान की रीतियाँ इत्यादि शामिल होती हैं। तो ये हमारे व्यवहार में आ जाएगा। जैसे कि हम नातेदारी हम देखेंगे तो ये हमारे जितने रिलेटिव्स होते हैं, जितने नातेदारी हमको दिखाई देती है, उनमें एक जैसा व्यवहार होता है। विवाह की अपनी एक पहचान होती है, मित्रता है, धार्मिक अनुष्ठान की जो रीतियाँ होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, करते हैं हम सभी लोग, वो एक एरिया में हम देखेंगे एक ग्रुप के एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो होता है वो व्यवहार के रूप में परिभाषित करने की बात करते हैं। तो ये किसने किया है? 3 तरीके से पॉल ब्रास ने। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, जातीयता के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ये हम लोग देख लेते हैं। जातीय समूह में एक ऐसा समुच्चय है, ये आप लोग कट कर दीजिए। जातीय समूह एक ऐसा समुच्चय है समाज जिसे अन्य समूहों से, अब जैसे मान लेते हैं इसको एक ग्रुप मान लेते हैं जातीय समूह का, तो जातीय समूह एक ऐसा समुच्चय है जिसे समाज जो है वो अन्य समूहों से, अब दूसरे भी समूह होंगे, ये समूह हो सकता है, ये समूह हो सकता है, तो दूसरे अन्य समूहों से ये किस रूप में अलग दिखेगा? भाषा, धर्म, नस्ल, पैतृक गृह का क्या हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, संस्कृति क्या है, सबकी अपनी अलग अलग है इत्यादि में भिन्न मानते हैं। और जिसके सदस्य स्वयं भी, यानी जो इसके सदस्य हैं ये स्वयं भी अपने आप को दूसरों से भिन्न मानते हैं, और जो अपनी वास्तविक या मिथकीय सामूहिक उत्पत्ति और संस्कृति के इर्द गिर्द रचित साझी क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि हमारा जो है
एक उत्पत्ति जो है, ये ग्रुप की पूरी उत्पत्ति ये एक अलग एक अपना खुद का ग्रुप बनाए हुए हुआ है जो कि दूसरों से हमें अलग करता है। तो सिर्फ जैसे मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ए सिर्फ बी को अपने से अलग नहीं समझेगा बल्कि ई भी ए को अपने से अलग समझेगा। वहीं पे बी ई को सिर्फ अपने से अलग नहीं समझेगा, ई भी जो है वो बी से अपने आप को अलग समझेगा। तो इस तरीके से ईच ग्रुप जो होता है वो एक दूसरे से, जो भाषा है, धर्म है, वेशभूषा है, संस्कृति है, इन सब में एक दूसरे से अपने आप को अलग समझते हैं और इस तरीके से जातीय समूह का निर्माण करते हैं। बृहत्तर समाज में यह एक ऐसा समुच्चय है जिसकी विशेषता एक वास्तविक या काल्पनिक साझे वंश परंपरा, एक साझे ऐतिहासिक अतीत की स्मृतियां जैसे घटक हैं और जिसका सांस्कृतिक केंद्र बिंदु जो है वो नातेदारी के पैटर्न, धार्मिक संबंध, भाषा या बोली जैसे एक या अधिक सांकेतिक घटक होते हैं। इसके अलावा जातीय समूह के सदस्यों में एक ही जाति का होने की चेतना भी इसके लिए उतना ही प्रासंगिक है। तो ये लोग मानते हैं कि हम एक ही जाति से या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि हमें दूसरों से अलग करता है। जातीयता की दो प्रमुख घटकों यानी वस्तुनिष्ठ जिसे वाह्य चिन्हक बोलते हैं और व्यक्तिनिष्ठ जिसको चेतना के आधार से हम समझते हैं को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वस्तुनिष्ठ में क्या आ गया, जैसे कि हमारी संस्कृति है, वेशभूषा है, रहन सहन है, भाषा है, धर्म है, ये सभी हमारे वस्तुनिष्ठ में आ जाते हैं। व्यक्तिनिष्ठ में हमारा चेतना आ जाता है कि हम एक चेतना के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि हम लोग सभी लोग एक ही एरिया से माने जाते हैं या हैं, तो हम लोग एक ग्रुप बना के और अपने आप को सही से एकजुट होके रहते हैं जो कि दूसरे ग्रुप से अंतर दिखाई देगा। अभी जैसे मान लेते हैं कि एक मराठी ग्रुप है और दूसरा गुजराती ग्रुप है। हालांकि आप लोगों को ये अगर इंडिया का मैप देखिए तो दोनों स्टेट जो है वो एक दूसरे से आसपास जुड़ा ही है। तो जुड़े होने के बावजूद भी मराठी ग्रुप का अपना एक अलग कल्चर है, अपनी भाषा है, अपना पहनावा है। वहीं गुजराती ग्रुप जो है उसका मराठी ग्रुप से अलग होगा या मराठी का गुजराती से अलग होगा। इसका कारण यह है कि आनुवंशिक और सांस्कृतिक समानताओं को सामाजिक अस्तित्व के लिए स्वीकृत माना जाता है, मगर यह भी जातीयता की आंशिक व्याख्या है क्योंकि यह इस बुनियादी प्रश्न का समाधान नहीं कर पाती है कि आखिर इस चेतना को कौन जन्म देता है। भाई मान लीजिए कि मराठी ग्रुप में बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आखिर में ये जुड़ने की एक दूसरे से जो चेतना आई कि हमें जुड़ना चाहिए, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसको जन्म कौन दे रहा है, ये अभी तक व्याख्या नहीं हो पा रही है। कूपर, स्मिथ और गैस्टल जैसे विद्वानों का यह मानना है कि जब विभिन्न जातीय समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परस्पर प्रभावी क्रिया करते हैं तो इससे जातीय चेतना उत्पन्न होती है। तो ऐसा मानना कूपर, स्मिथ और गैस्टल का है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये होता है कि ये भी जरूरी नहीं है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आके और एक दूसरे से प्रभावी क्रिया करें ही और जातीय चेतना उनके अंदर उत्पन्न ही हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग आप लोगों को दिखेंगे कि जो लोग एक ही पास में रहते हैं और सेम ग्रुप के होते हैं, लेकिन उनके में भी उतनी ज़्यादा चेतना की भावना या एक ये बोलें कि अपनेपन की भावना नहीं दिखाई देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद भी हमारे अंदर जातीय चेतना उत्पन्न ही हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस राज्य से आते हैं, किस से नहीं आते हैं। वो जो कोई भी अगर मान लेते हैं कि कोई नॉर्थ इंडियन है, वो ऐसा हो सकता है कि साउथ में आके और यहाँ के कल्चर को वो अपना ले और यहाँ के लोगों के जैसे ही वो रहने लगे, व्यवहार करने लगे, तो उसमें किधर से अपने खुद की जातीय चेतना तो रही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है।
इसी के लिए, इसी को समझने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो दो मुद्दे आते हैं, और वो है, पहला है सांस्कृतिक जातीयता और दूसरा है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ, राजनीतिक जातीयता। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझने के लिए डिस्कस करेंगे कि आखिर में सांस्कृतिक जातीयता क्या होती है और राजनीतिक जातीयता क्या होती है। तो दोस्तों, ये आज हम लोग जातीयता अर्थात एथनिसिटी के रूप में हम लोग स्तरीकरण के आधार के रूप में एथनिसिटी को हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमको जो स्तरीकरण समाज में दिखाई देता है उसमें जातीयता किस प्रकार से एक दूसरे को लोगों से अलग कर रही है। स्तरीकरण में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड करते हैं हम, एक को दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मिडिल ग्रुप है, हायर ग्रुप है, लोअर ग्रुप है, इस तरीके से हम स्ट्रेटिफाइड करते हैं। उसी तरीके से एथनिक ग्रुप जो है वो किस तरीके से स्तरीकरण में अपनी भूमिका निभाती हैं, यानी कि हर एथनिक ग्रुप है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, सभी के सभी एक दूसरे से अपने आप को किस तरीके से भिन्न पाते हैं, अपनी खुद की एक विभिन्नता को लिए होते, एक विभिन्नता की विशेषता को लिए हुए अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो इसको हम लोग समझ रहे हैं, और इसके रिमेनिंग जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, लेक्चर्स मेरे पसंद आते हैं, तो लाइक किया करिए, कमेंट करके आप लोग हमें बताया करिए। और अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का वेलकम है। धन्यवाद।